हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब डिवीजन सीरीज में शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट जो है वो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोरी में तो इसका 9 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है मोस्ट मूवेबल जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, जो कि बहुत ज़्यादा मूवेबल है ये, तो बहुत आसानी से डिसलोकेट ही हो जाता है। तो मोस्ट प्रोन टू डिसलोकेशन। अब देखते हैं आर्टिकुलर सरफेसिस ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किस किस बोन के बीच में है? एक तो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और राउंड हेड ऑफ ह्यूमरस, राउंड हेड ऑफ ह्यूमरस, इसलिए इसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। अब हम देखते हैं इसके ट्रू लिगामेंट्स। ट्रू लिगामेंट्स, इसमें 4 ट्रू लिगामेंट्स है। सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा हो जाएगा ग्लिनो ह्यूमरल, ग्लिनो ह्यूमरल, तीसरा हो जाएगा कोरेको ह्यूमरल, कोरेको ह्यूमरल, और अपना फोर्थ होगा ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। आइए अब इस लिगामेंट्स की पोजीशन जानते हैं। तो ये हो गया अपना ह्यूमरस, ये ग्लेनोइड कैविटी, उसके ऊपर होगी कोराकोइड प्रोसेस और यहाँ पे हो जाएगी एक्रोमियन प्रोसेस। तो फर्स्ट तो कैप्सुलर लिगामेंट, वो तो यहाँ पे होगा एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के इंटीरियर। एनाटॉमिकल नेक कौन सी है? यहाँ पे। तो एनाटॉमिकल नेक और ग्लिनोइड लैब्रम के बीच में होगा कैप्सुलर लिगामेंट। फिर एक्रोमियन प्रोसेस से कोरेकोइड प्रोसेस में होगा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। कोरेकोइड प्रोसेस से ये कहाँ पे है? ग्रेट ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, वहाँ पे होगा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। और बाइसिपिटल ग्रू के ऊपर लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में होगा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। तो हम ऐसे याद करेंगे, ये हमारा ह्यूमरस, ये ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ कोरेकोइड प्रोसेस, यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस। तो हमें ग्लिनोइड कैविटी को पहले ह्यूमरस से जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा है? कैप्सुलर। फिर कोरेकोइड प्रोसेस को एक्रोमियन से जोड़ने के लिए कोरेको एक्रोमियल। फिर कोरेकोइड प्रोसेस को ये हेड ऑफ ह्यूमरस से जोड़ने के लिए कोरेको ह्यूमरल, कोरेकोइड टू ह्यूमरस, और ह्यूमरस के दोनों ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल को जोड़ने के लिए ट्रांसवर्स ह्यूमरल। तो ये हो गए ट्रू लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो चलिए देखते हैं ट्रू लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के ट्रू लिगामेंट्स में आ जाएगा कैप्सुलर लिगामेंट, ग्लिनो ह्यूमरल, कोरेको ह्यूमरल और ट्रांसवर्स ह्यूमरल। सबसे पहले तो ग्लिनोइड कैविटी को हेड ऑफ ह्यूमरस से जोड़ने के लिए कैप्सुलर लिगामेंट जो है वो थिन फाइब्रस लेयर है, वो क्या करेगा? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट को सराउंड करेगा। ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन जो है उसमें ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये ग्लिनोइड लैब्रम है, तो उससे बियॉन्ड ये शुरू होगा इधर से और जाएगा एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में। एनाटॉमिकल नेक कौन सी थी? जहाँ उसकी एपिफाइसिस रहती है, एपिफाइसिस, और जहाँ पे उस जॉइंट की एपिफाइसियल प्लेट होगी वो होगी उसकी एनाटॉमिकल नेक। अब हमें कैप्सूल बनानी है ग्लिनो ह्यूमरल, ग्लिनोइड टू ह्यूमरस, कोरेको ह्यूमरल, कोरेकोइड प्रोसेस टू ह्यूमरस और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमर कहाँ होगा? लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में बाइसिपिटल ग्रूव को ओवरलाई करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, यहाँ पे अपनी कैप्सूल आ जाएगी। फिर ग्लिनो ह्यूमरल, ग्लिनोइड ये ग्लिनोइड से इधर
ग्लिनोह्यूमरल और बाइसेप्टल ग्रूव को ओवरलाई करते हुए ट्रांसवर्स लिगामेंट। और एक एसेसरी लिगामेंट भी है शोल्डर जॉइंट का, कोरेकोअक्रोमियल लिगामेंट। जिसको कि हम कोरेकोअक्रोमियल आर्च भी बोल सकते हैं। ये जो आर्च है अपना, वो जॉइंट को ऊपर की तरफ डिसलोकेट होने से बचाता है। और ये जो हमें दिख रहा है, ये है अपना कोरेकोअक्रोमियल लिगामेंट, कोरेकोइड प्रोसेस टू एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये डायग्राम हमें लिगामेंट्स में बनाना है। इसमें हमें कैप्सुलर लिगामेंट का भी अटैचमेंट पूछा जाता है। ये यहाँ पे तो ग्लिनोइड लेब्रम के बियॉन्ड ग्लिनोइड कैविटी में रहेगा, और यहाँ से जाएगा एनाटॉमिकल नेक, अलग कलर ले लेते हैं, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, एक्सेप्ट ये नीचे की साइड 1.5 सेंटीमीटर नीचे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से कौन निकलेगा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। तो इसका अगर हम देखें तो ये अटैचमेंट ऐसे है, ये हो गई एनाटॉमिकल नेक, और यहाँ पे वो सर्जिकल नेक तक जाएगा ह्यूमरस की। तो ये हो गया अपना कैप्सुलर लिगामेंट। सेकेंड था ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ये हमें इससे बाहर से नहीं दिखते, इसके लिए हमें अगर ये बोन के अंदर से हम देखें तो ये हमें 3 लिगामेंट्स दिखेंगे। ये जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है उसमें सुपीरियर लिगामेंट और मिडल लिगामेंट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे एंटीरियर डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमने एक्सेसरी लिगामेंट्स भी देख लिया, कोरेकोअक्रोमियल लिगामेंट, कोरेकोअक्रोमियल आर्च। कोरेकोअक्रोमियल जो आर्च है उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो कोरेकोइड प्रोसेस आ जाएगी, कोरेकोइड प्रोसेस, फिर एक्रोमियल प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और उनके बीच का कोरेकोअक्रोमियल लिगामेंट। कोरेकोअक्रोमियल आर्च जो है वो सुपीरियरली डिसलोकेट होने से बचाता है जॉइंट को। अब देखते हैं बर्साज ऑफ शोल्डर जॉइंट। मेजर 3 वर्सा है, सबस्कैपुलर, सब एक्रोमियल और इंफ्रास्पाइनेटस। ये जो बर्सास जो होते हैं वो अपने टेंडेंस को फ्रिक्शन से बचाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबस्कैपुलर। सबस्कैपुलर बर्सा है वो आया हुआ है सबस्कैपुलरिस टेंडन और अपने नेक ऑफ स्कैपुला के बीच में। तो वो सबस्कैपुलरिस टेंडन को फ्रिक्शन करने से बचाएगा। फिर हो जाएगा सब एक्रोमियल। सब एक्रोमियल का दूसरा नाम है सब डेल्टोइड, क्योंकि ये बाद में डेल्टोइड के नीचे कंटिन्यू करता है। सब एक्रोमियन बर्सा जो है वो एक्रोमियल आर्च और एक्रोमियल प्रोसेस को सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन और अपनी ये जॉइंट कैप्सूल से अलग रखेगा। और ये जो बर्सा है वो लार्जेस्ट साइनोवियल बर्सा ऑफ आवर बॉडी है। लार्जेस्ट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट साइनोवियल बर्सा ऑफ आवर बॉडी। और तीसरा हो जाएगा इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। वो इंफ्रास्पाइनेटस के टेंडन और पोस्टीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल में आया हुआ है। ये दोनों सबस्कैपुलर, इंफ्रास्पाइनेटस, ये कभी कभी कम्युनिकेट जॉइंट कैविटी के साथ करते हैं। और ये आ गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर जिसे हमें एग्जाम में बनाना है। सबसे पहले ये अपना ग्लिनोइड लेब्रम हो गया। ये कौन सा होगा, ग्लिनोइड फोसा, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ये ऊपर से आएगा ना। फिर ये अपना हो गया, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको अपने आप से बनाते हैं, ऐसे रटने वाला काम नहीं करना है। पहले तो हम ये ग्लिनोइड फोसा बना लेंगे। ग्लिनोइड फोसा के ऊपर होगा ग्लिनोइड लेब्रम,
लेब्रम को ये अपना बन गया ग्लिनोइड लेब्रम। उसके बाद हम बना लेंगे कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट कैसे होगा? ये अपना बन गया कैप्सुलर लिगामेंट। यहाँ से यहाँ पे ये बर्सा होगा सबस्कैपुलर बर्सा। सबस्कैपुलर बर्सा किस किस के बीच में है? स्कैपुला की नेक और अपने सबस्कैपुलरिस के टेंडन के बीच में, तो उसके ऊपर ही हो जाएगा अपना सबस्कैपुलरिस मसल। अब और मसल्स बना लेते हैं। ये अपना शोल्डर जॉइंट है, उसके ऊपर आ जाएगा अपना सुप्रास्पाइनेटस और इसके ऊपर आ जाएगी अपनी एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के आगे हो जाएगी कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड और एक्रोमियन को जोड़ने वाला आर्च कौन सा है? कोरेको एक्रोमियन आर्च। और कोरेको एक्रोमियन आर्च और सुप्रास्पाइनेटस के मसल के बीच में क्या है अपना? कौन सा फोसा? सब एक्रोमियल बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा को दूसरा नाम क्या है? सब डेल्टोइड बर्सा। ये सुप्रास्पाइनेटस हो गया। अब इंफ्रास्पाइनेटस बना देते हैं। इंफ्रास्पाइनेटस पीछे की साइड होगा, तो यहाँ पे आ गया इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे हो जाएगा अपना इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे आएगा टीरिस माइनर। ये हो गया टीरिस माइनर। फिर इस सब के पीछे आ जाएगा डेल्टोइड। फिर यहाँ पे अपना ट्राइसेप्स आ जाएगा, पोस्टीरियर साइड ऑफ हैंड नहीं आर्म। फिर टीरिस माइनर, टीरिस मेजर, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। यहाँ पे वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। और दूसरी नर्व कौन सी होगी? एक्सिलरी नर्व। ये कहाँ से जाती है? अपने ह्यूमरस के सर्जिकल नेक से उसको सर्कमस्क्राइब करती है। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी और वेन हो जाएगी। यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन को हम ऐसे दिखा देंगे। ये सबस्कैपुलरिस हो गया। और यहाँ पे आगे की साइड कौन सा मसल होगा? दूसरा पी मेजर, पेक्टोरालिस मेजर। तो ये हमने बना लिया शोल्डर जॉइंट। अब हम इसको इस फिगर में देखते हैं। उसके एंटीरियर रिलेशनशिप में कौन कौन आएगा? पहले तो आ जाएगा सबस्कैपुलर बर्सा के बाद सबस्कैपुलरिस का टेंडन, आगे पेक्टोरालिस मेजर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी और वेन भी है। कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये दोनों कहाँ से निकलेंगे? ये अपनी कोरेकोइड प्रोसेस से, तो ये दोनों आ जाएंगे। कोरेकोइड प्रोसेस एंटीरियरली आ जाएगा। कैप्सुलर लिगामेंट तो है ही अपना, वो तो हर रिलेशन में आ सकता है। अब देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले तो डेल्टोइड आ जाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस आ जाएगा, टीरिस माइनर आ जाएगा, ये रहा। ये इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा आ जाएगा, एक्सिलरी नर्व, लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स वो इंफीरियर रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि जॉइंट के नीचे वो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है जहाँ से ये पास करते हैं। एक तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। सुपीरियरली एक्रोमिन, सब एक्रोमिन वर्सा, सब एक्रोमियल आर्च, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन वो आ जाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट हमने इसमें नहीं पढ़ा, कौन सा था? रोटेटर कफ मसल्स। एक कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, रोटेटर कफ मसल्स। रोटेटर कफ मसल्स कौन से हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। आर्टीरियल सप्लाई कौन कौन करेगा? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सबस्कैपुलर आर्टरी और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर, सबस्कैपुलर, तो दोनों ये जो अपनी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, जो हमने किस में देखा? स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में। और सबस्कैपुलर आर्टरी अपने थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तीसरी हो जाएगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल।
ये किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की। अब देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में होगा एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एक्सिलरी नर्व किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर कॉर्ड की। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है, और सुप्रास्कैपुलर नर्व जो कि सुपीरियर ट्रंक से निकलती है, सुपीरियर ट्रंक। तो ये रही आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब हमें पढ़ना है फैक्टर स्टेबलाइजिंग शोल्डर जॉइंट। तो फर्स्ट हो जाएगा रोटेटर कफ मसल्स। रोटेटर कफ मसल्स, इसको और बोलते हैं मस्क्यूलोटेंडिनस कफ। मस्क्यूलोटेंडिनस कफ। अब इसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं? सिट्स मसल। एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, ये याद करना है, टीरिस माइनर मेजर नहीं है, और सबस्कैपुलारिस। इसको हम कैसे याद करेंगे? सिट्स मसल से ऊपर से हम चालू करेंगे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस। तो ये हो जाएगा रोटेटर कफ मसल। और फैक्टर क्या होंगे? कोरेकोएक्रोमियल आर्च, कोरेको जो ऊपर से स्टेबलाइज करेगा। फिर हो जाएगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, जो भी ऊपर है। और ग्लेनॉइड लैब्रम कैविटी को डीपर करता है, ग्लेनॉइड कैविटी को, तभी जॉइंट स्टेबलाइज हो पाता है। तो ये हो गए फैक्टर्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू शोल्डर जॉइंट। वापस रिवाइज करें तो रोटेटर कफ मसल, कोरेकोएक्रोमियल आर्च, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और ग्लेनॉइड लैब्रम। शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इंफीरियरली, क्योंकि इंफीरियरली उसको कोई भी फैक्टर स्टेबलाइज नहीं कर रहा ये मसल के अलावा। अब हम देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। मूवमेंट्स क्या होगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, मीडियल लेटरल रोटेशन, सर्कमडक्शन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाएगा, मोस्ट मूवेबल जॉइंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लिख देंगे हम। एडक्शन एबडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। और सर्कमडक्शन मतलब राउंड घुमाना। इसमें से एबडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आइए उसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं। अपना शोल्डर जॉइंट का जो एबडक्शन है वो 180 डिग्री तक हो पाता है, 180 डिग्री। और उसमें जो है मसल्स यूज होते हैं सुप्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड, ये दोनों प्राइम मूवर्स है, और हो जाएगा ट्रेपीजियस, और हो जाएगा सीरेटस एंटीरियर। तो ये हो गया एबडक्शन के मसल्स। एबडक्शन जो है उसमें 3 पार्ट है, 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री to 120 डिग्री, और 120 डिग्री to 180 डिग्री। ये वाइवा में मोस्टली पूछते हैं। 0 to 90 डिग्री है वो ऐसे ही ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में हो जाता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। 90 to 120 डिग्री है, उसमें जो अपना ह्यूमरस है उसको लेटरली रोटेट होना पड़ता है, ह्यूमरस लेटरल रोटेशन। और 120 to 180 डिग्री है, उसमें स्कैपुला को मीडियल रोटेट होना पड़ता है, मीडियल रोटेशन। तो ये हो गया अपना शोल्डर जॉइंट। इसमें हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो हमने देखा कि ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट है। फिर उसके आर्टिकुलर सरफेसेस देखे, ट्रू लिगामेंट्स, 4 ट्रू लिगामेंट्स है इसके, एसेसरी लिगामेंट्स, उसके बर्सास देखे, उसके रिलेशंस देखे जिसकी फिगर हमें एग्जाम में बनानी है,
आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, फैक्टर स्टेबलाइजिंग, उसमें भी 4 फैक्टर है, मूवमेंट्स, वो ये सारी मूवमेंट्स हो पाती है इसमें। फिर एबडक्शन को हमने डिटेल में समझा। तो ये था अपना शोल्डर जॉइंट। अब इतना लिख दोगे तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।